हेलो बच्चों, वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। है ना। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर का स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो है दो वीडियो मिलेगा, सिर्फ थ्योरी का, मतलब इस चैप्टर का दो वीडियो रहेगा, 1 और 2। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक वीडियो, यानी 3 वीडियो हो गया टोटल। उसके बाद नीट का क्वेश्चन बैंक का एक वीडियो और एक जेई का क्वेश्चन बैंक का एक वीडियो। उसमें कंप्लीट इंटायर सॉल्यूशन होगा इस चैप्टर का, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। ठीक है, तो पहले देखो, एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, पूरा थ्योरी को कवर करेंगे 1 से 2 वीडियो में। ठीक है, तीसरा वीडियो में एनसीईआरटी का फिंगरप्रिंट हो गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे एक वीडियो में। और एक वीडियो में आप लोग का होगा 4 नंबर में होगा बाबू नीट का क्वेश्चन बैंक, जो 33 इयर्स तक जितना भी नीट का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया उसको कवर करवाएंगे, और 33 इयर्स तक जेई आईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको 5th वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मींस आप क्या करो, 5 वीडियो देख लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन एकदम मस्त हो जाएगा, टाका। ओके, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर ये बाबू 01 है, एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी का 01। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, इस चैप्टर में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाबू अब मेटर का क्लासिफिकेशन और मेटर। तो आप मेटर किसको बोलते थे? जिसके पास मास हो, है ना, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको क्या बोलते हैं? मेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो लेट्स डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो साइंस में, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ओके, तो मेटर का देखो क्लासिफिकेशन कितना होता है। मेटर का 2 क्लासिफिकेशन, कौन कौन? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टर्म में। किसमें किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस। ओके, देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टर्म में इसको क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। केमिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर जो है 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, इसका 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन कौन? एक है प्योर सब्सटेंस, एक क्या है? प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या होता है बाबू? इम्प्योर सब्सटेंस। और जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर नहीं, मिक्सचर। ओके, अब देखो प्योर सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किया गया है 2 टर्म में। कौन कौन? एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है 3 टर्म में, फिर से, सॉरी, एलिमेंट को फिर से 3 टर्म में क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट को 3 टर्म में फिर से क्लासिफाई किया गया है, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। मेटल चैप्टर की ही नाम होता है, नॉन मेटल, एंड लास्ट वन इज मेटलॉइड।
मेटलॉइड। ओके, कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक क्या कंपाउंड। ओके, अब देखो मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया है दो टर्म में, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो बाबू ध्यान देना इधर थोड़ा, लोग इसको देखते हैं एक एक करके। मेटर आप किसको बोलते हो? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो ना, जिसको हम लोग अपना सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप सॉलिड किसको बोलते हो? जिसका मास और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड किसको बोलते हैं? जिसका वॉल्यूम क्या होगा? वी फिक्स्ड होगा, वी फिक्स्ड होगा। ठीक है, इसका भी क्या होता है? वी फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है बाबू? अनफिक्स्ड होता है। गैस का वॉल्यूम अनफिक्स्ड होता है, शेप और साइज भी अनफिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। देखो सॉलिड में शेप, साइज, वॉल्यूम तीनों फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या फिक्स्ड रहेगा? वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, शेप और साइज अनफिक्स्ड रहेगा। और गैस में क्या होगा? ये जस्ट अपोजिट होता है सॉलिड का, यानी वॉल्यूम अनफिक्स्ड होगा, शेप और साइज भी क्या होगा? अनफिक्स्ड। ठीक है, अब देखो तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। बाबू देखो, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, है ना, जिसमें किसी भी तरीके का कोई मिलावट नहीं हो, जिसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं मिला हुआ हो, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। ओके, मींस प्योर सब्सटेंस का जो है ये बनता किससे? देखो ये बनता है सेम टाइप ऑफ एटम से या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से बनता है। प्योर सब्सटेंस कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, बट देखो मिक्सचर में दो डिफरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। मिक्सचर में दो डिफरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कंपोनेंट में देखो तो प्योर सब्सटेंस के अंदर में कंपोनेंट का जो रेशियो होता है ना, वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर में कंपोनेंट का रेशियो हमेशा फिक्स नहीं रह सकता, नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, सिमिलर टाइप ऑफ एटम से क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। और सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल से क्या बनता है बच्चों? कंपाउंड बनता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एटम का कॉम्बिनेशन से एलिमेंट और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से कंपाउंड। लेकिन सिमिलर टाइप का एटम होना चाहिए, सिमिलर टाइप का ही क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक जैसा एटम होना चाहिए, एक जैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर एक जैसा एटम है तो एलिमेंट, एक जैसा अगर मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड। ठीक है, अब देखो तो एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन टर्म में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब मेटल किसको बोलते हैं? जो हार्ड होता है, जो टाइटली पैक्ड होता है ना, जो मैल्येबल होता है, डक्टाइल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, लस्टरस होता है, सोनरस होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े हो। ठीक है, जिसे आप एग्जांपल इसका देख सकते हो, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब क्या है? मेटल। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट, मैल्येबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये लस्टरस नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, है ना, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जितना भी पॉलीमर है, ऑल आर नॉन मेटल। मेटेलॉइड किसको बोलते हैं? जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टीज हो, यानी कुछ इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट कौन करता है? सेमीकंडक्टर। उसी तरह नॉन मेटल और मेटल के बीच में एग्जिस्ट कौन करता है? मेटेलॉइड। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है?
मेटेलॉइड। ठीक है, अब आता है कंपाउंड पर। कंपाउंड देखो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से बनता है। कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसका प्रोडक्शन किससे होता हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता हो, मींस जो बनता हो एलिमेंट सॉरी एनिमल और प्लांट से। मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो एनिमल और प्लांट से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। मींस ये किससे बनता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। किससे किससे? एनिमल से और प्लांट से बनता है, एनिमल और प्लांट से बनता है। ठीक है, अब जैसे देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, खास करके आप जैसे मान लो अर्थ क्रस्ट, जैसे मेटल मिलता है ना, किस फॉर्म में मिलता है? और का फॉर्म में मिलता है। उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तब हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। तो वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जिसका फॉर्मेशन किससे होता हो? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जिसका फॉर्मेशन होता हो उसको, सॉरी जिसका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्मेशन होता हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका फॉर्मेशन किससे होता हो? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता हो, उसको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मिक्सचर, एक है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंटायर द मिक्सचर। मतलब हर एक पार्टिकुलर पॉइंट का प्रॉपर्टीज अगर चेक करेंगे तो क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? अच्छा से मिला हुआ नहीं होगा। मतलब हर एक पॉइंट में प्रॉपर्टीज क्या होगा ना? डिफरेंट होगा। क्योंकि यहां पर जो है हेटेरोजेनियस में क्या होता है? इसमें कंपोनेंट का जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बाबू, तो हर एक पार्टिकुलर पॉइंट में प्रॉपर्टी सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा। तो समझ में आया है ना? जैसे इसका एग्जांपल ले ले, मिक्सर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का एक एग्जांपल। जैसे मान लो आपके घर में गेस्ट आ गए, आप क्या किए? एक जग ले लिए, जग में क्या? पानी, वाटर है। आप इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड, वो शुगर ऐड कर दो, सॉल्ट नहीं, नमक पानी पिलाएंगे, क्या नमक चीनी पिलाते हैं। ठीक है, यानी जूस बनाते हैं। जनरली हम लोग पहले क्या करते थे? जूस बनाते थे पहले का टाइम में। लेकिन अब क्या? कोल्ड ड्रिंक निकाल के, तुरंत कोल्ड ड्रिंक माजा निकाल के दे देते हैं, स्प्राइट निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हो? एक जग लिया, उसमें आप क्या किए? पानी ले लिए और उसमें थोड़ा शुगर मिला दिए। तो जैसे ही आप शुगर मिलाओगे, सारा शुगर पार्टिकल्स कहां हो जाएगा? इस कंटेनर का लोअर सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस। आप इसको क्या करो? अच्छा से मिला दो। आप इसको क्या करो? अच्छा से मिला दो, पानी में शुगर को अच्छा से मिला दो। तो देखना जो शुगर पार्टिकल्स है वो पूरा फैल जाएगा, पूरा अच्छा से मिक्स हो जाएगा। किसमें? वाटर में। तो इस कंडीशन में ये जो मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा? होमोजेनियस। आप देखो इसका, देखो तो प्रॉपर्टी चेक करके देखो तो ऊपर क्या लगेगा? फीका पीने में, नीचे क्या? बहुत ज्यादा मीठा। लेकिन ये क्या? हर एक पॉइंट पर ये क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी स्वीट ही होगा। ये कहीं से भी निकालो ये स्वीट ही होगा। ऊपर वाला इससे निकालो तो फीका रहेगा, नीचे वाला स्वीट रहेगा। तो दिस इज द मेटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। ओके, अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या है अगला टॉपिक? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप किसको बोलते हो? व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो आप स्पीड का मेजरमेंट करो,
ठीक है। स्पीड, जैसे मान लो कोई एक बाइक वाला राइडर पूरा स्पीड से जा रहा था, आपका सामने से गुजरा, आपने क्या बोला उसको कि ये लड़का बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, इसका लगभग स्पीड होगा 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आपने जब मेजरमेंट किया उस टाइम पे उस राइडर का, तो पता चला कि वो जो है 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट मेथड हो गया और इनडायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड और क्या इनडायरेक्ट मेथड। तो आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके क्या कर रहे हो ना, स्पीड का मेजरमेंट कर रहे हो। तो स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल सी बात, हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से पॉसिबल हो, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप चले गए दुकान, आपको क्या लेना था, शर्ट का कपड़ा लेना था, आपने ले लिया कि भैया आपको दीजिए, लेंथ जो है मेरा कितना आएगा, लेंथ 3 मीटर लेंथ आएगा, 3 मीटर आपको शर्ट सिलवाना था, 3 मीटर में, काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पेट पूरा निकला हुआ था, 3 मीटर आएगा। लेकिन आप इस कपड़ा को लेकर के कहां चले गए, टेलर के पास, वहीं ना जाना है, टेलर ही तो सीखा है। सर हम अपने टेलर, कोई दिक्कत नहीं, अपने से सीख लो। तो मेजरमेंट तो आपको पता होगा, लेकिन पता नहीं था कैसा टेलर है तो ठीक है, चलो आप कहां चले गए, टेलर के पास चले गए। तो जैसे ही आप टेलर के पास जाते हो, आप उसको ले जाकर के कितना देते हो, 3 मीटर कपड़ा ले जाकर के देते हो। वो क्या बोलता है कि भैया पागल हो क्या, आपने आधा मीटर एक्स्ट्रा क्यों ले लिया, ज्यादा पैसा हो गया क्या, हाँ तो पैसे वाले इसीलिए ज्यादा ले लिया। तो देखो, तो जब आपको टेलर ने बताया एग्जैक्ट लेंथ कितना चाहिए कपड़ा का, 2.5 मीटर, तो ये क्या, ये आप क्या, ये मेजरमेंट हो गया डायरेक्ट, और ये क्या इनडायरेक्ट, यानी दोनों मेजरमेंट, दोनों तरीके से आपने मेजरमेंट किया, किसका, लेंथ का। आपको थोड़ा नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल बैलेंस, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका मेजरमेंट हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कर सकते हैं। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इसको थोड़ा आप लिख लो। Those quantity which can be measured by direct or indirect method is called, क्या बोलेंगे आप, फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। जैसे एग्जांपल, स्पीड हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, जिसका मेजरमेंट हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कर सकते हैं। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो बिठा दे इसको। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटी का 2 क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्वांटिटी का 2 क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, 2। एक होता है फंडामेंटल, सबका अपना अपना फंडा होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बस, ठीक है। इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब ये होता है बाबू, आधारभूत, इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे, आधारभूत, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं हो। और डिराइव का मतलब क्या, यानी किसी पर डिपेंड है, डिराइव्ड है, ये कैसा यूनिट है, ये डिराइव्ड है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड, क्योंकि ये दूसरे से बना हुआ है, दूसरे क्वांटिटी का डेरिवेशन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी पे डिपेंड नहीं करता है,
दिस फिजिकल क्वांटिटी डजंट डिपेंड ऑन एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अप ऑन एन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अभी देखो, अभी स्टूडेंट लाइफ ये देखो, स्टूडेंट लाइफ हो गई, ये अपना जब आप अपना कमाने लगोगे तब का लाइफ है, ये स्टूडेंट लाइफ है और ये जॉब लाइफ है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो तो आप किसी पर डिपेंड नहीं, अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो। जब आपका जॉब हो जाता है तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। मींस डिपेंड का मतलब ये हुआ बाबू कि आप पैसा नहीं लेते हो मम्मी पापा से, यहाँ पे पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नहीं है ना, तो क्या करोगे, लोगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या ड्राइव का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल कैसा होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो गया, मास, लेंथ, है ना, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है। देखो इसमें जैसे मान लो फोर्स से पहले हम लोग लेंगे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। बट आपने कभी सुना है मास इज इक्वल टू फलना, मास का फॉर्मूला होता है, लेंथ का फॉर्मूला सुना है क्या, नहीं, ये किसी से डिराइव नहीं, ये खुद अपने आप में है। ओके, बट ये जो स्पीड है किससे डिराइव हुआ है, डिस्टेंस और टाइम। अगर डिस्टेंस और टाइम आपके पास नहीं रहेगा तो आप स्पीड निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो स्पीड के लिए हर हाल में आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, फोर्स के लिए मास और एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो आपके पास चार्ज होना चाहिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। बाबू ये डिपेंड नहीं करता है और ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट लाइफ ये हो गया, ये जॉब लाइफ हो गया, यहाँ पे आप मम्मी पापा पे डिपेंड कर रहे हो, करना पड़ेगा, और यहाँ पे नहीं डिपेंड। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे बाबू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स। ये है ना, ये 7 टाइप का होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, 7 होता है, 7 टाइप का होता है इसका, 7 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे फंडा, थोड़ा देखो छोटा छोटा लिखेंगे। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और इधर हो गया यूनिट, और इस यूनिट का जो है सिंबल हम लोग यहां पे लिखेंगे। जैसे सबसे पहला का अगर वाक्य है, टाइम होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस और एस ई सी से। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा क्या होता है, दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास। मास को किससे डिनोट किया जाता है, वो मास का सब यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको डिनोट करते हैं केजी से। ठीक है, अगला लेंथ, क्या होगा, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है,
उसके बाद देखो तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। हम लोग केल्विन, इसका यूनिट 3 होता है, लेकिन केल्विन लेते हैं कहाँ, केमिस्ट्री में। इसको डिनोट किया जाता है K से। उसके बाद पांचवा जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आप लोग जानते होंगे, एम्पियर, डिनोट किया जाता है इससे। छठा जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप काफी डीप में पढ़ने वाले हो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या होता है, मोल। डिनोट किससे करते हैं इसको, MOL से। एंड लास्ट वन इज 7, जो 7वां नंबर में बाबू, वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट क्या होता है इसका, कैंडेला। डिनोट किससे करते हैं इसको, CD से, है ना। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 टाइप का होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपको याद रखना है। कौन कौन है, टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और जल्दी बोलो लुमिनियस इंटेंसिटी। देखो टाइम का यूनिट सेकंड, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या, मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, ले लिए, ठीक है। चलो इसको मिटाना है बाबू। चलो अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, कौन सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट। डिजिट कहां से कहां तक होता है, इसको किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉन जीरो डिजिट किसको बोलते हैं, ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट बोलेंगे, है ना। तो क्या, जीरो को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स मेजर्ड वैल्यू, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसका कुछ रूल होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ अपना रूल है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल, इसका रूल डिस्कशन करेंगे। देखो रूल है आपके पास, क्या रूल है देखिए। आप समझो बाबू, जैसे मान लो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू, ये वैल्यू और एक तो ये वैल्यू। आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये सब का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर, पता है? नहीं। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं इस टॉपिक में, हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। अगर मान लो जीरो तो नॉन जीरो के बीच में है तो क्या होगा, अगर मान लो नॉन जीरो से पहले जीरो है तो क्या होगा, और नॉन जीरो के बाद में जीरो है तो क्या होगा, नॉन जीरो के बाद में अगर जीरो है ना, और साथ में 10 का पावर भी है तो क्या होगा, अगर मान लो नॉन जीरो के बाद सिर्फ और जीरो है, सिर्फ जीरो है, डेसिमल नहीं है, तो इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर।
तो इसी को हम लोग यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखो सबसे डेंजर जो है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जीरो। जीरो का खेला अगर आपको समझ में आ गया तो आप सिग्निफिकेंट फिगर चुटकी में सॉल्व करोगे। देखो जीरो ये होता है लीडिंग जीरो, क्या है बाबू, लीडिंग जीरो। एक होता है कैपेटिव जीरो, कैपेटिव जीरो। एक होता है ट्रेलिंग जीरो, हाँ ट्रेलिंग जीरो, TRAILING, ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो किसको बोलते हैं लीडिंग जीरो, किसको बोला जाता है, नन जीरो से पहले जो जीरो होता है ये वाला, नन जीरो से पहले जो जीरो होता है ये वाला, these zeros are leading zero. What do you mean by capacitive zero? Capacitive zero lies between two non-zero values, जैसे 404 है ना, 4.004। अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेटिव जीरो। अब देखो ट्रेलिंग जीरो किसको बोलते हैं, देखो नॉन जीरो के बाद अगर जीरो है, नॉन जीरो के अगर बाद जीरो है, देखो डेसिमल रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल वाला भी होगा नॉन डेसिमल वाला भी होगा। ठीक है, अगर नॉन जीरो के बाद जीरो है तो उसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, नॉन जीरो से पहले अगर जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो। अगर नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, कैपेटिव जीरो। क्या बोलेंगे, कैपेटिव जीरो। ठीक है, तो देखो हम लोग रूल को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरोस, ऑल नॉन जीरो हैव सिग्निफिकेंट फिगर। जितना भी नॉन जीरो है सबके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लो 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 8.3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 2। मान लो 4 4 3 2 2 5 8 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2 3 5 और 2 7। कोई दिक्कत है क्या, नॉन जीरो का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, आप देखो जीरो are present among two non-zero have, उसके पास भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मान लो जीरो जो है टू नॉन जीरो के बीच है, टू नॉन जीरो के बीच है, जैसे 303 इसके पास क्या होगा, 3 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 4.004 है तो इसके पास भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। अगर मान लो 5005 है तो क्या होगा, इसका भी क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि ये जो जीरो लाई कर रहा है दो नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है, तो दिस इज द कैपेटिव जीरो एंड कैपेटिव जीरो हैज सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो उसको कि कैपेटिव जीरोस हैव SF, और में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर, लीडिंग जीरो हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर। जितना भी लीडिंग जीरो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या, नहीं। 004 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1। ये सबको काउंटिंग करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि नॉन जीरो से पहले है यानी ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो का कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जैसे मान लो 0.004 भी हो तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इधर हम लोग डिस्कशन करेंगे दो और, कौन कौन है, 4 नंबर में ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो हैज, ट्रेलिंग जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर but the number contains decimal। ट्रेलिंग जीरो का क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल सपोज आपके पास क्या है, 400
400 है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आपके पास अगर 4.00 यानी 4 डेसिमल 00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका और एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम यहां पे लिखते हैं पावर ऑफ 10 हैज नो एसेट, नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल में 10 टू द पावर 3 हो गया, इसके पास 0, 10 टू द पावर 5 हो गया, इसके पास भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 0, यानी 10 का पावर का सिग्निफिकेंट फिगर 0 होता है। तो ये 5 रूल कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 5 रूल होता है, क्या है, जितना भी नॉन जीरो है सबका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मान लो नॉन जीरो के बीच, दो नॉन जीरो के बीच में अगर है 0 यानी कैपेटिव 0 है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मान लो लीडिंग 0 है, सिग्निफिकेंट फिगर 9, ट्रेलिंग 0 का हाँ कौन सा केस में होता है, जब क्या हो उस नंबर में डेसिमल हो तो ही होगा, ठीक है। और पावर ऑफ 10 का क्या होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होता है। जैसे 10 का पावर 3 नहीं होगा, 10 का पावर 5 नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। चल मिटा दे इसको, ठीक। देखो बेटा साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन किसको बोला जाता है। देखो साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म देता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो फॉर्म क्या है, n into 10 to the power where n is integer, n is integer। छोटा सा टर्म है, एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास है ये नंबर 4000000, आपको क्या करना, इसको इसका साइंटिफिक नोटेशन करना, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, सिंपल क्या करेंगे, 4 into 10 का पावर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 लगाते हैं। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। ओके, जैसे मान लो आपके पास है 90,000, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, n into 10 to the power 4, है ना। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, जल्दी से इसका फोटो ले लो, जल्दी से इसका फोटो ले लो। ठीक है चलो, अब देखो बाबू हम लोग थोड़ा यूनिट का बात करेंगे ना। देखो यूनिट कन्वर्जन प्रेशर का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का हम अलग अलग से क्या किए हैं, वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख के उसको कवर कर लेना। बस हम यहाँ पे इसको सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देंगे जो आपको याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, इसको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसका किसका, टेम्परेचर का, एक एक करके लिखते हैं ना से। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन है ये। पहले किसका, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का देखो 3 यूनिट है, कौन कौन, एक केल्विन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री सेल्सियस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके और इसके बीच में एक फार्मूला, इसके बीच में एक फार्मूला, रिलेशन वाला फार्मूला। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस क्या, फ़ारेनहाइट, ये फार्मूला आपको, सॉरी 273 प्लस क्या, डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा क्या है,
फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तो फॉर्मूला याद रखना है। इसका एग्जांपल थोड़ा देख लो तो एग्जांपल, जैसे मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, ये केल्विन में। बताओ कैसे करोगे। हम लोग पता है ना कि केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, 273 प्लस क्या डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 प्लस क्या 100 मींस कितना 373। ओके, अगर मान लो ऐसे, अगर ऐसे टेम्परेचर अगर आपको दे दिया जाए, कितना टेम्परेचर दे दिया जाए, वही मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या करोगे, सिंपल से फॉर्मूला लगाओगे, n/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह में कितना 100 प्लस क्या 32। आप इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 20 बार में 9 2 जा 80, यानी 180 प्लस 32 हो जाएगा ना 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, देखो अगला जो है प्रेशर, प्रेशर वाला थोड़ा देखो। प्रेशर का जो आप यूनिट जानते हो, है ना, एक यूनिट आप 2-3 यूनिट आप जानते हो, प्रेशर का आप 3 यूनिट जानते हो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्या एरिया। आप इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट जानते हो, कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट जानते हो, पास्कल। पास्कल इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर। दूसरा यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो बाबू, क्या, P इज इक्वल टू F, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा यूनिट आप निकाल सकते हो कि P बराबर क्या होता है बाय ए, यानी फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एरिया को एरिया ही रहने दो। तो मास का क्या हो जाता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले जाओ, पावर यहाँ पर कितना है 1 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो केजी, m का पावर कितना 1 है, और इधर क्या हो जाएगा देखो तो सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, और फिर m का पावर क्या -2। आप इसको फाइनली निकालोगे तो 1 - 2 यानी -1, यानी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप 3 यूनिट जानते हो पहले से, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हो इसको, कहां, केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो आपको हम जो बता रहे हैं वो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, देखो प्रेशर जो है ना, प्रेशर का आप एक यूनिट आप जानते थे पहले से, जिसका नाम क्या था, पास्कल। इसका यूनिट होता है बार, इसका यूनिट होता है टॉर, और इसका यूनिट होता है, जल्दी बोलो, cm ऑफ hg। इसका यूनिट होता है mm ऑफ hg। ठीक है, ये यूनिट है, क्या क्या है, पास्कल, बार, टॉर, cm ऑफ hg और mm ऑफ hg। ठीक है, तो अब देखो तो इधर, और एक जो मेन है वो क्या है, एटीएम, जिसका केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। ये मेजरमेंट किया गया है, ये हम अपने से नहीं लिख रहे। 1 एटीएम इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है। तो अगर हम ये सबको एक ही जगह कंबाइन करके लिखें तो कुछ वैल्यू इस तरह आएगा, जिसको आपको याद रखना हर हाल में। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, उसके बाद 760 टॉर, उसके बाद 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, ये mm ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm ऑफ Hg। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा।
हर हाल में आप इसको याद करें, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार, 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, 760 टॉर्क, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। मींस देखो क्या होता है कि अगर आपको प्रेशर mm ऑफ Hg में दे, cm ऑफ Hg में दे, टॉर्क में दे, पास्कल में दे, बार में दे, आपको किस में कैलकुलेट करना है? एटीएम। ठीक है, चूंकि केमिस्ट्री में प्रेशर का एक यूनिट यूज होता है जिसका नाम क्या है? एटीएम। टेम्परेचर का केल्विन, प्रेशर का एटीएम, टेम्परेचर का केल्विन, प्रेशर का एटीएम। ठीक है, चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम का बात करते हैं। वॉल्यूम का बात करते हैं। देखो तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या होता है? लीटर आप जान रहे हैं, ml, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। ऐसे के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 ml means 1000 ml, 10 to the power 3 centimeter cube means 1000 centimeter cube, 10 to the power 3 cc means 1000 cc, और 10 to the power -3 मीटर क्यूब और 1 क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा इसको याद कर लेना, ठीक है, ये याद करने के ध्यान दिमाग में रखने वाली चीज। इसको हम डिराइव करके भी बताएं, आप देख सकते हो वीडियो में डाला हुआ यूट्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 ml, 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 to the power 3 cc एंड 10 to the power -3 मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको देखो केमिस्ट्री में ज्यादातर जो है ना यूनिट का यूज होगा किसका? ml का और लीटर का। मान लो आपको अगर दे दिया किसमें? मीटर क्यूब में दे दिया, डेसीमीटर क्यूब में दे दिया, सीसी में दे दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, क्या किसमें चेंज करना पड़ेगा? ml या लीटर में, है ना? तो ठीक है, आप इसको जल्दी से लिख लो। चलो ठीक, और एक चीज, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन। इसका अगर यूनिट का बात किया जाए, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, है ना, केजी पर लीटर। इसका और यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम लोग मास को ले लें ग्राम में, तो यूनिट ये लीटर को किस में लेना पड़ेगा? एमएल में, तो ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो देखो, तो आई होप दैट कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। बेटा देखो, हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, और मेटर क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर बता दिया आपको। हमने बता दिया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और उसका क्या एंड इट्स क्लासिफिकेशन बता दिया, है ना। उसके बाद हमने बता दिया आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। उसके बाद आपको बताया हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएं यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन किसका किसका? प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, और छठा में थोड़ा डेंसिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रेस्ट टॉपिक बच गया है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन को क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें आप लोगों को पता चल सके, मतलब आपको पता चल जाएगा, है ना।